वेलकम टू नर्सिंग फैमिली। मैं ओम प्रकाश चौधरी आप सबका नर्सिंग फैमिली में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं फिर से आपके लिए कंप्लीट वन शॉट एटम एंड न्यूक्लियर का लेकर आया हूं, जिसमें आपको मिलने वाला हाई फील्ड का टॉपिक। चलिए, अगर आप एमयूटी इंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से एटम एंड न्यूक्लियर विषय आपको 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन मिलेंगे थ्योरी बेस्ड और 2 क्वेश्चन मिलेंगे नॉर्मल फॉर्मूले से फॉर्मूला बेस्ड क्या होंगे, न्यूमेरिकल मिलेंगे। अगर आप एमयूटी 2026 इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। चलिए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चैप्टर की ओर चलते हैं। इस चैप्टर में आपको मिलने वाला है एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले हम एटॉमिक मॉडल में थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल एंड बोर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे बोर्स पोस्टुलेट, एनर्जी लेवल एंड एक्साइटेशन के लिए, और ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। उसमें क्या मुख्य बिंदु हैं वो हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम थ्योरी कवर करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि पीवाई की वो सारी एटम और न्यूक्लियर के साथ में चैप्टर के लास्ट में करेंगे। चलिए, जल्दी हम थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, जे थॉमसन ने 1897 परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया था। परमाणु को एक समान रूप से क्या धनावेशित गोला माना गया, मतलब पॉजिटिव साइड क्या स्फीयर माना गया है, और इलेक्ट्रॉन इस धनावेशित गोले के भीतर धसे हुए रहते हैं। धनावेश पूरे परमाणु में समान रूप से वितरित रहता है। परमाणु में कुल धनावेश और कुल ऋणावेश क्या होता है, बराबर होता है। इस कारण परमाणु क्या होता है, विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल भी कहा गया है। चलिए, इसको नेक्स्ट। इस डायग्राम से आपको दिख रहा होगा, इस पूरे स्फीयर को एक यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज माना गया है। जो इसके बीच में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धसे हुए माने गए हैं। ये आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे, ये क्या है, इसके बीच में क्या होते हैं, धसे होते हैं। और पूरे स्फीयर को क्या माना है, यूनिफॉर्म पॉजिटिव स्फीयर माना गया है। और ये वाटरमेलन है, इसकी गूदे वाले भाग जो खाने वाली गिरी है उसको क्या माना गया है, इसमें पॉजिटिव चार्ज माना गया है। जो इसके बीच में जो वाटरमेलन में जो चीड़ होते हैं उसको क्या माना गया, इलेक्ट्रॉन माना गया है। इसी प्रकार हम जो आइसक्रीम अमेरिकन नट्स होती है उसमें क्या होते हैं, जो ये इसमें चॉकलेटी भाग है उसको इलेक्ट्रॉन माना गया है। और जो आइसक्रीम है, पूरी आइसक्रीम, उसको क्या माना गया है, पॉजिटिव पार्ट माना गया है। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा थॉमसन मॉडल। स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल मॉडल। सबसे पहले रदरफोर्ड ने क्या किया था, अल्फा कणों की एक पतली किरण को बहुत ही पतली सोने की पन्नी पर डाला गया, और सोने की पन्नी के चारों ओर क्या होता है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगाएगी, जो क्या होगा, अल्फा कण टकराने पर क्या होता है, समय उत्पन्न करती है। तो सबसे पहले ये लिया रेडियो एक्टिव सोर्स, अल्फा रेडियो एक्टिव सोर्स, और ये लिया गोल्ड की फॉइल, और ये क्या जिंक सल्फाइड का क्या होगा, लेपन कर लिया गया, जिसके कारण क्या अल्फा कण टकराएंगे तो क्या होगा, चमक उत्पन्न होगी। तो सबसे पहले क्या आ गई, जिंक। सबसे पहले अल्फा कण का क्या गया, बम्बार्ड किया गया। अगर अल्फा कण बम्बार्ड में क्या होता है, मैक्सिमम अल्फा कण क्या होता है, सीधे निकल गए, और कुछ अल्फा कण थे वो क्या हो गए, टकरा कर सम एंगल, कुछ छोटे एंगल पर क्या होता है, वापस से यहाँ पर लौटे। और एक या दो अल्फा कण है जो 180 डिग्री के कोण पर क्या है, वापस लौटा। इससे ये साबित होता है कि जो ये पिन, जो ये पन्नी है, इसमें क्या होता है, मैक्सिमम भाग क्या होता है, वो क्या होता है, खाली स्थान पाया जाता है। और जो बीच में भाग है जो कि नाभिक कहलाता है, वहाँ पर धनात्मक आवेश वो पाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ समझते हैं थ्योरी। यहाँ पर सारे ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं। सबसे पहले प्रेक्षण पढ़ लेते हैं। अधिकांश अल्फा कण क्या होते हैं, बिना विचलित हुए सीधे निकल गए थे, और कुछ अल्फा कण क्या होते हैं, छोटे कोण से विचलित हुए, और बहुत ही कम अल्फा कण बड़े कोण से विचलित हुए, और लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण क्या होता है, वापस लौटा गया। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है, और परमाणु का धनावेश तथा लगभग पूरा द्रव्यमान एक छोटे धनावेशित केंद्र में केंद्रित होता है, जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहा जाता है। इस केंद्र को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों क्या होता है, परिक्रमा करते हैं। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये था परमाणु का मॉडल रदरफोर्ड का। तो परमाणु के केंद्र में एक छोटा धना और धनावेशित नाभिक होता है। परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान क्या होता है, नाभिक में केंद्रित होता है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों क्या होता है, चक्कर लगाते हैं। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, एम्प्टी होता है। ये किसने बताया था, ये रदरफोर्ड ने बताया था। ये किसने आ रखा है, रदरफोर्ड मॉडल की क्या होती है, डिमेरिट क्या है, सीमा क्या है। तो परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नहीं कर सका, मतलब स्टेबिलिटी, एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता सका, और इलेक्ट्रॉन के नाभिक में गिर जाने चाहिए थे, ऐसा नहीं होता। तो रदरफोर्ड के अनुसार क्या होता है, जो एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते हुए क्या, तो वापस उसमें गिर जाता है उसकी नाभिक में। हाइड्रोजन के रेखीय वर्णक्रम यानी लाइन स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सका, और इलेक्ट्रॉन की निश्चित ऊर्जा कक्षाओं की जानकारी नहीं सका। ये रदरफोर्ड की क्या है, सीमा है। ये क्वेश्चन मतलब सीमा से आते हैं, और रदरफोर्ड के मॉडल से ये बताते हैं। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने की संभावना है, इसकी थ्योरी को जल्दी जल्दी समझ लेंगे। चलिए, बोर का एटॉमिक मॉडल। बोर का एटॉमिक मॉडल में फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, प्रथम अभिधारणा क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों क्या निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है। इन कक्षाओं में क्या होता है, घूमते समय ऊर्जा का विकिरण नहीं करता। और सेकंड पोस्टुलेट का क्या है, केवल वही कक्षा संभव है जिनके लिए कोणीय संवेग क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। तो एमबीआर बराबर क्या होता है, NS2 होता है, जहाँ n बराबर क्या होता है, 1 2 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है। तो थर्ड पोस्टुलेट क्या है इनका, जब इलेक्ट्रॉन एवं कक्षा में से दूसरी कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन या क्या होता है, अवशोषण होता है। एस बराबर क्या होता है, E2 - E1। मुख्य बिंदु इसमें याद रखना है। n बराबर 1 क्या होता है, ग्राउंड स्टेट होती है, न्यूनतम ऊर्जा अवस्था होती है। n बराबर 2 या 3 4 मतलब n बराबर 1 से ग्राउंड स्टेट से ऊपर वाली सारी
अवस्था क्या होती है? एक्साइटेड स्टेट होती है, मतलब उत्तेजित अवस्था है। ये मॉडल हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को सफलतापूर्वक समझाती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं। ये दी हुई कक्षा, सबसे पहले ये क्या धनावश्यक मतलब धनावश्यक भाग है। इसमें ये सबसे पहली कक्षा है के सेल का गया, और सेकंड है उसको एल सेल का गया, और थर्ड को एम सेल का गया। ये पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो ये इस तरह कक्षा में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। ये क्या है? डीमेरिट है इसके बोर मॉडल के। तो बोर मॉडल केवल क्या होता है? हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन संरचना से एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु पर ही लागू होता है। ये बहु इलेक्ट्रॉन मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन परमाणु के वर्णक्रम की व्याख्या नहीं कर सका। चुंबकीय क्षेत्र में वर्णक्रम रेखाओं के विभाजन मतलब जीमान इफेक्ट की व्याख्या नहीं कर सका। जीमान इफेक्ट मतलब चुंबकीय क्षेत्र में जीमान इफेक्ट क्या होता है? और विद्युत क्षेत्र में वन रेखा रेखाओं की स्टार के इफेक्ट की व्याख्या नहीं कर सका। इलेक्ट्रॉन की निश्चित कक्षा का विचार हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत के विपरीत है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, ये आपको थ्योरी पूरी याद रखनी है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाते हैं। चलिए जो अगर न्यूमेरिकल आएगा, एटम से जो भी न्यूमेरिकल आएगा इस पेज से आएगा। एटम से न्यूमेरिकल आने वाला वो इस स्लाइड से आना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूमेरिकल आ गया तो इस स्लाइड से आएगा, एक स्लाइड से। चलिए कोणीय संवेग का क्वांटीकरण मतलब क्वांटिजेशन क्या होता है? एमवीआर बराबर होता है NS2 होता है। एनवी कक्षा की त्रिज्या क्या होती है? RN बराबर होता है Na²/A0/Z होता है। तो बोर त्रिज्या A0 क्या बोर त्रिज्या है? बोर त्रिज्या का मान क्या होता है? A0 बराबर होता है 0.529 × 10⁻⁻10 मीटर, मतलब A0 बराबर होता है 0.529 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम में लिख सकते हैं। चलिए एनवी कक्षा की ऊर्जा क्या होती है? एनवी कक्षा की ऊर्जा होती है -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। और इनमें ऊर्जा डिफरेंस क्या होता है? एनर्जी डिफरेंस क्या होता है? डेल्टा ई बराबर क्या होता है? SU होता है। और आवर्ती बराबर क्या होता है? V बराबर होता है डेल्टा E/H। रेडबर्ग सूत्र क्या होता है? 1/λ बराबर RZ², 1/n² माइनस 1/n2²। और ये इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता है? 2.18 × 10 से Z/n होता है। चलिए मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। एक तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनवी कक्षा की त्रिज्या आती है। और इसमें से आ सकता है ये रेडबर्ग सूत्र से आपको लैम्बडा का मान पूछ सकता है, और इलेक्ट्रॉन का वेग भी पूछ सकता है, और ये पूछ सकता है एनवी कक्षा की ऊर्जा। अगर न्यूमेरिकल एटम में से न्यूमेरिकल आएगा तो इस स्लाइड से ही आएगा। ध्यान रखना, इस ये सारी क्वेश्चन है, ये सारी जो भी फॉर्मूले दे रखे हैं मैंने इसमें इस स्लाइड में, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। चलिए तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखना है। एटम में इतने ही फॉर्मूला है, बाकी थ्योरी है, थ्योरी से क्वेश्चन आता है, और जो फॉर्मूले से जो आता है वो नॉर्मल इस फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। ये आ गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन द्वारा एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में ट्रांजिशन करने पर निश्चित तरंगदैर्घ्य की रेखा प्राप्त होती है, जिन्हें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें रेडबर्ग फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ रखा है। 1/λ बराबर क्या होता है? R 1/n² माइनस 1/n2²। R का मान कभी कभी पूछ सकता है, N2 का मान क्या होता है? हमेशा ज़्यादा होता है। R का मान याद रख लेना अपन को। तो ये स्पेक्ट्रम सीरीज है। सबसे पहले इस सीरीज का नाम लाइमन सीरीज होती है, दूसरी होती है वो बामर सीरीज होती है, तीसरी पाचन, चौथी ब्रैकेट और खंड। N1 बराबर अगर 1 में आता है, अगर N1 बराबर 1 सीरीज 1 दे रखा है तो लाइमन सीरीज हो जाएगी। अगर N1 बराबर 2 है तो बामर होगी, N1 बराबर 3 होगा तो पाचन हो जाएगी, और ब्रैकेट होगी N1 बराबर 4 पर। इसमें से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें आपको ये अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड ये कलर वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। बामर सीरीज में विजिबल होता है, और लाइमन सीरीज में क्या होता है? अल्ट्रावायलेट, और बाकी सभी में क्या होता है? इंफ्रारेड कलर होता है। चलिए ये क्या स्पेक्ट्रम है, इसमें आपको बता देता हूँ। ये लाइमन सीरीज है। ये N2 बराबर N1 में आया, ये वापस N3 बराबर N1 में आता है, N4 N5 सभी से क्या होगा? N1 बराबर 1 में आएगा। और N2 बराबर 2 होगा वो क्या होगी? बाइमर सीरीज होगी। और N1 बराबर 3 होगा वो क्या होगा? पाचन सीरीज होगी। N1 बराबर 4 होगी वो ब्रैकेट सीरीज होगी। 5 होगी वो खंड सीरीज होगी। तो इसी तरह ये आपको याद रखना है। ऊर्जा अंतराल भी याद रखना, -13 E1 का मान क्या था? -13.6, E2 का मान -3.4, E3 -1.51, और E4 बराबर क्या था? 0.85। ये आपको याद होगा तो आसानी से न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या होगा? सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपके इतना क्वेश्चन आता नहीं, एमयूटी एग्जाम में ये नहीं आएगा, आपको डायरेक्ट नॉर्मल ये थ्योरी वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमयूटी के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप स्टार लगा सकते हैं। आपको डायरेक्ट यही पूछा जाएगा, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड। और ये रेडबर्ग नियतांक, ये इसका मान आपको पूछ सकता है, और इसके तरंगदैर्घ्य का मान पूछ सकता है। तो चलिए आपको न्यूमेरिकल भी आपको आगे करेंगे, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन यहाँ आएगा नहीं। चलिए लाइमन सीरीज में के सीरीज लेमड़ा मिनिमम कब होता है? ये मैक्सिमम कब होता है? ये आपको याद रखना है। N2 अगर इन्फिनिटी से n बराबर 1 में आएगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो लेमड़ा क्या होगा? मिनिमम होगा। और लेमड़ा मैक्सिमम कब होगा? जब N2 बराबर 1 से N2 बराबर 2 से N1 बराबर 1 में आएगा, तब क्या होगा? लेमड़ा का मान मैक्सिमम होगा। लेमड़ा मैक्सिमम होगा जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी। तो लाइमन सीरीज के बाद लाइमन सीरीज के लिए यूवी कलर होता है, उसमें क्या होता है? लेमड़ा मिनिमम क्या होता है? 1/r मतलब 912 एंगस्ट्रम होता है। बामर सीरीज के लिए विजिबल रेखा होती है, और लेमड़ा मिनिमम का मान क्या होता है? 4/r। ये आपको निकालना होता है। फिर भी आपको लाइमन सीरीज का मान याद रखना, लेमड़ा मिनिमम 1/r बराबर 912 एंगस्ट्रम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन है, ये आपको याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होती है, नेगेटिव होती है, और
काइनेटिक एनर्जी की हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और टोटल एनर्जी क्या होती है, वो भी नेगेटिव होती है। पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का मान मैग्नीट्यूड क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होती है, डबल होती है। पोटेंशियल एनर्जी डबल होती है टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का। इसका अनुपात क्या होता है, -2:1:-1। चलिए, ये आपको अनुपात कभी भी पूछ सकते हैं। ये टोटल एनर्जी बराबर होता है -13.6 जेड का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये आपको ग्राफ याद रखना है एक बार। ये आपने पूछने की संभावना बिल्कुल कम है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होता है, जब कक्षा में आप एन का मान वैल्यू बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होगा, कम होगा। टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। एन का मान बढ़ने पर टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की मान बढ़ेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होगा, घटेगा। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, ये बोर क्वांटम कंडीशन फ्रॉम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, मतलब आपको बोर मॉडल और डी ब्रोगली वेवलेंथ में रिलेशन बताना है। 2πr बराबर क्या होता है, एन लैम्बडा होता है, ये आपको याद रखना है। एन लैम्बडा होता है, लैम्बडा का डी ब्रोगली वेवलेंथ है, इसमें क्या होता है, s/mv होता है, लैम्बडा बराबर, तो एल बराबर 2 एल बराबर ns/2π हो जाएगा। चलिए, ये आपको याद रखना, पी लैम्बडा, ये आपको ग्राफ पूछ सकते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। 2π बराबर क्या होता है, एन लैम्बडा ns/mv। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आ सकता है या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। तो चलिए, एटम को हमने कंप्लीट कर लिया 10 से 15 मिनट रिवीजन। अब हम चलते हैं नाभिक। नाभिक में ये भी क्या होता है, सबसे पहले हम बहुत ही जल्द में ये थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो नाभिक क्या होता है, नाभिक परमाणु एटम का अत्यंत ही छोटा केंद्रीय भाग होता है, जहाँ परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान मास तथा धनावेश क्या होता है, स्थित होता है। इसका कंपोजिशन क्या होता है, नाभिक प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की मिलकर बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। ये आपको याद रखना, खोजकर्ता के नाम भी पूछ सकते हैं। चलिए, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन का मास क्या होता है, 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, और मास ऑफ न्यूट्रॉन का मान क्या होता है, 1.65 × 10⁻27 किलोग्राम। लगभग दोनों का, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन का मान दोनों क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उनका मान क्या होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, जो कि मास ऑफ कंपेरिजन इसको करें तो मास ऑफ न्यूट्रॉन का बहुत ज़्यादा होता है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से बहुत ही मान ज़्यादा होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मान बहुत कम होता है। चलिए, ये आपको कंपेरिजन भी याद रखना है, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। ये मास ये आपको याद रखना है। ये बाकी थ्योरी थी नॉर्मल सी, मैंने जल्दी ही निपटा दी। चलिए, ये आपने क्लास 10th और 12th में पढ़ रखे, क्लास 10th में पढ़ रखे, लेकिन मैं आपको रिवीजन के लिए नॉर्मल से सारी थ्योरी को कवर करते हुए जल्दी चलूँगा। चलिए, परमाणु क्रमांक क्या होता है, ये आपने क्लास 10th और 9th में पढ़ रखा है। किसी परमाणु नाभिक में उसके प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। जेड बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। उदासीन परमाणु जेड बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के लिए जेड बराबर क्या होता है, 1 होता है। द्रव्यमान संख्या या फिर मास नंबर क्या होता है, परिभाषा, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ए बराबर क्या होता है, जेड प्लस एन होता है। जेड बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या होती है, एन बराबर क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या होती है। चलिए, ये आपको दिया हुआ है, यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है। ए बराबर क्या होता है, कार्बन 6 की पावर, ए बराबर क्या होता है, 12 दिया हुआ है, जेड बराबर 6, एन बराबर क्या होता है, यहाँ पर 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने थ्योरी इसमें ज़्यादा कवर कराई है। समस्थानिक आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक जेड समान लेकिन क्या होता है, द्रव्यमान भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक होते हैं। 1s1 क्या होता है, प्रोटियम होता है। 1s2 क्या होता है, ड्यूटेरियम होता है। 1s3 क्या होता है, ट्राइटियम होता है। तो इसमें ये याद रखना है, प्रोटॉन की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, इसे ही कहते हैं आइसोटोप या समस्थानिक कहते हैं। इसी प्रकार संभारिक किसे कहते हैं, ऐसे परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, उसे क्या कहता है, संभारिक या आइसोबार कहा जाता है। तो इसमें आपको याद रखना, मास नंबर क्या होगा, समान होगा, और एटॉमिक नंबर क्या होगी, भिन्न होंगे। तो इसका एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसका एग्जाम्पल दिया है कार्बन 6 की पावर 14 और नाइट्रोजन 7 की पावर 14, ये दे रखे हैं। ये एग्जाम्पल है संभारिक के। तो इसमें दिखा होगा आपको मास नंबर क्या होता है, सेम दे रखा है, लेकिन इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, भिन्न होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे चैप्टर की बढ़ते हैं। सम न्यूट्रॉनिक या फिर आइसोटोन्स किसे कहा गया है, ऐसे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होता है, भिन्न होता है। तो ये क्या कहा गया है, इसमें सम न्यूट्रॉनिक कहा गया है। तो एन बराबर क्या होता है, A-Z होता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या समान लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है, भिन्न होता है, उसे क्या कहा गया है, सम न्यूट्रॉनिक कहा गया है या फिर आइसोटोन्स कहा गया है। ये थ्योरेटिकल है, आपको पॉइंट सारे याद रखनी है। फंडामेंटल ऑफ पार्टिकल्स मास एमयू भी आपको याद रखना है। प्रोटॉन का कितना होता है, 1.0073 एमयू होता है। न्यूट्रॉन का कितना होता है, 1.0087 एमयू होता है। इलेक्ट्रॉन का 0.01 मतलब बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में। प्रोटॉन बराबर होता है 1 एमयू, न्यूट्रॉन का 1 एमयू होता है, और इलेक्ट्रॉन का मान 1/8036 मतलब बहुत ही कम होता है इसकी तुलना में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में। चलिए, हम आए हैं वापस एटॉमिक मास यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। परिभाषा हम पढ़ लेते हैं। कार्बन 12 की परमाणु के द्रव्यमान की 1/12 भाग को एमयू कहा गया है। 1 एमयू बराबर क्या होता है, 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। ऊर्जा के रूप में अब आप याद रखना है, 1 एमयू बराबर होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी का स्क्वायर।
1 mu c² बराबर हो जाएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मान आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। चलिए, नाभिक का आकार क्या होता है? न्यूक्लियर साइज में आपको याद रखना आर का बराबर आर नोड ए की पावर 1/3। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है, हर कंपटीशन एग्जाम में इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है। अगर आपका न्यूक्लियाई से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने की संभावना है तो 99% इस आर बराबर आर नोड ए की पावर 1/3 से बनने की संभावना है। तो इस फॉर्मूले को आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। आर नोड का मान क्या होता है? 1.2 10 की पावर -15 मीटर होता है। नाभिक का आकार लगभग क्या होता है? 10 की पावर -15 मीटर होता है। ये आपको याद रखना है। एटम का आकार कितना होता है? 10 की पावर -10 मीटर होता है। और नाभिक का आकार होता है 10 की पावर -15 मीटर होता है। चलिए, ये होता है न्यूक्लियर वॉल्यूम। न्यूक्लियर वॉल्यूम क्या होता है? V बराबर 4/3 5r³। ये आपको याद नहीं रखना, आपको डायरेक्ट ये याद रखना वॉल्यूम समानुपाती होता है द्रव्यमान संख्या। वॉल्यूम है वो क्या होता है? द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। तो आपको ये नॉर्मल याद रखना, ये आपको नहीं याद रखना। चलिए, न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है? न्यूक्लियर डेंसिटी में आपको याद रखना नाभिक की प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान को नाभिक घनत्व कहते हैं। ये क्या होता है? आपको ये पॉइंट याद रखना है, नाभिक के घनत्व सभी नाभिकों के लिए लगभग समान होता है। और इसका कारण क्या है? आर समानुपाती ए की पावर 1/3 होना। तो ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको V का समानुपाती ए के बराबर होता है और नाभिक की घनत्व सभी नाभिकों के लिए क्या होता है? लगभग समान होता है। मतलब न्यूक्लियर डेंसिटी है वो क्या होती है? परिवर्तित नहीं होती। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस थ्योरी में यही क्वेश्चन आ सकता है, बाकी नहीं आएगा। चलिए, ये आपकी थ्योरी वापस थ्योरी है, इसको कुछ ज़्यादा भाव नहीं देना हमें। किसी नाभिक को उसकी नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है? किसी नाभिक के उनके सभी प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को पूर्णतः अलग करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। और मास डिफेक्ट क्या होता है? नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान और उसके न्यूक्लियनों को P+N के कुल द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान शक्ति कहते हैं, मतलब मास डिफेक्ट कहते हैं। इसमें आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा M बराबर होता है ZnP + NM - M। इसमें M क्या होता है? ये उसका पर्सनल क्या होता है? द्रव्यमान होता है, नाभिक का पर्सनल द्रव्यमान होता है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, जिससे क्या होता है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आने की संभावना हुई तो इससे नॉर्मल क्वेश्चन न्यूमेरिकल बन सकता है मास डिफेक्ट से। तो बाइंडिंग एनर्जी आपको क्या याद रखना है? बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है, बाइंडिंग एनर्जी बराबर होता है डेल्टा MC का स्क्वायर। बाइंडिंग एनर्जी बराबर होता है डेल्टा M × C का स्क्वायर। C का स्क्वायर बराबर क्या होता है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए, ये आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं आराम से। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है? ये नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। चलिए, ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या के बीच में क्या होता है? द्रव्यमान में ग्राफ दे रखा है। सबसे पहले आपको याद, जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या मतलब मास नंबर बढ़ाओगे, चलिए यही मास नंबर बढ़ा रहे हैं, तो पहले नाभिक की स्थिरता बढ़ती है और फिर घटने लगती है। मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर और मास नंबर के बीच में ग्राफ खींचा गया है, जिसके अंदर आप अगर इसके बीच में अगर आप मास नंबर को बढ़ाओगे तो बाइंडिंग जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या मास नंबर बढ़ती है, पहले नाभिक की स्थिरता बढ़ती है फिर घटने लगती है। मतलब जैसे जैसे आप मास नंबर बढ़ाओगे तो पहले तो क्या होगी? नाभिक की स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। उसके बाद क्या होगी? यहाँ तक तो बढ़ेगी, Fe तक मतलब 56 तक तो बढ़ेगी। उसके बाद क्या होगी? घटेगी। कम द्रव्यमान संख्या वाले सभी नाभिक संलयन करते हुए अधिक स्थिर बनने के लिए ऊर्जा मुक्त करते हैं। यहाँ क्या बताया गया है? यहाँ पर यह बताया गया है कम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक है वो क्या होता है? फ्यूजन संलयन करते हैं। फ्यूजन करते हैं किसके लिए करते हैं? स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या होता है? फ्यूजन करते हैं, जिसके कारण क्या होती है? उसमें अगर स्टेबिलिटी मिले, किसी भी तरह स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या होती है? ऊर्जा को क्या करता है? ऊर्जा को क्या करते हैं? छोड़नी पड़ती है, मतलब उसको ऊर्जा का मुक्त करते हैं। अधिक द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक क्या होंगे? यहाँ पर अधिक द्रव्यमान संख्या वाले, मान लीजिए ये अधिक द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक है, वो क्या होंगे? फ्यूजन करते हुए अधिक स्थिर बनने के लिए क्या होंगे? ऊर्जा मुक्त करते हैं। मतलब फ्यूजन एंड फिजन दोनों काम में क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब एक्सोजनिक प्रक्रिया है। प्रोसेस कौन सा होता है? एक्सोजनिक होता है, ऊर्जा सेपरी प्रक्रिया होती है। तो इसमें आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? फेरस है। फेरस में कितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है? वो 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मान जितना अधिक होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मान जितना अधिक होगा, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होगी। ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ सकता है कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कौन बताता है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना मान, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मान जितना ज़्यादा होगा उतनी ही क्या होगी? स्टेबिलिटी न्यूक्लियस की ज़्यादा होगी। द्रव्यमान संख्या का मान बढ़ना, द्रव्यमान संख्या का मान बढ़ना स्टेबिलिटी नहीं बताता है। द्रव्यमान संख्या का मान कम करना स्टेबिलिटी नहीं बताता है। ओनली एंड ओनली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ही स्टेबिलिटी न्यूक्लियन की बताता है या न्यूक्लियस की बताता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड की ओर। ये आपको ग्राफ समझ में आसानी से आ गया होगा। चलिए, थ्योरेटिकल है। नाभिक के बल क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? वह आकर्षण बल जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को बांध कर रखता है, नाभिक बल कहलाता है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? ये प्रकृति का अत्यंत प्रबल स्ट्रॉन्ग बल है। ये लघु प्रास शॉर्ट रेंज का बल है।
इसकी प्रभावी सीमा कितनी होती है? 2 से 3 × 10⁻15 मीटर होती है। ये विद्युत बल से क्या होता है? स्वतंत्र होता है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स से क्या होता है? बहुत ही स्वतंत्र होता है। ये प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लगभग समान रूप से कार्य करता है। ये ऐसे लिखकर आ सकता है अपन कैसे? प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर न्यूट्रॉन। ये से आपको रिलेशन लिख कर भी दे सकता है, आपको घबराने की कोई बात नहीं। मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लगभग समान रूप से कार्य करता है। ये आकर्षण बल है जो नाभिक को स्थायी बनाए रखता है। ये मतलब क्या होता है? आकर्षण बल होता है। ये बहुत ही कम दूरी प्रतिकर्षी हो जाता है। बहुत ही कम दूरी पर क्या होता है? प्रतिकर्षी हो जाता है। सबसे पहले एक पॉइंट याद रखना, लाइट न्यूक्लियाई होते हैं वो क्या होता है? फ्यूजन करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। और हैवी न्यूक्लियाई वो क्या होते हैं? फ्यूजन करते हैं, क्या होता है? एनर्जी रिलीज करते हैं। मैक्सिमम स्टेबिलिटी किसकी होती है? फेरस की होती है, जिसकी 56 क्या होता है? उसका मास होता है लगभग। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू क्या होता है? नाभिकीय विक्रिया से मुक्त या अवशोषित ऊर्जा को क्यू वैल्यू कहते हैं। क्यू बराबर क्या होता है? एम इनिशियल माइनस एम फाइनल ऐसी का स्क्वायर होता है। एम इनिशियल प्रारंभिक कुल द्रव्यमान, एम फाइनल कुल अंतिम कुल द्रव्यमान। क्यू का मान अगर 0 से ज़्यादा है तो ऊर्जा मुक्त होती है, मतलब एनर्जी रिलीज हुई। अगर क्यू का मान 0 से कम है तो ऊर्जा अवशोषित हुई, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। क्यू वैल्यू द्रव्यमान शक्ति पर निर्भर करता है, मतलब मास डिफेक्ट पर निर्भर क्या करता है? क्यू वैल्यू। फिजन एवं फ्यूजन में क्यू वैल्यू सामान्यतः धनात्मक होता है। क्यू वैल्यू की इकाई क्या होती है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। चलिए, क्यू पॉजिटिव मतलब एनर्जी रिलीज हुई, क्यू नेगेटिव मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। यूनिट क्या है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। चलिए, ये आपको थ्योरेटिकल है, ये आपको याद रखना है जो बोला हुआ मैंने। नॉर्मल से ये क्यू वैल्यू वाला ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्यू का मान। बाकी न्यूमेरिकल इसमें आने की बहुत ही संभावना है आपकी। ये रेडियो एक्टिव डीके थ्योरी है, आपने ये याद रखना है। -dn/dt बराबर लैम्डा एन होता है और n बराबर n नोड e की पावर माइनस लैम्डा टी। ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला क्वेश्चन पूछ सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा। अगर इसमें से पूछा तो आपको ये डायरेक्ट ही फॉर्मूला पूछेगा। चलिए, किसी क्षण पर सही की दर उस क्षण की उपस्थित अवक्षेपित नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। यही क्या है? आपको याद रखना है। -dn/dt बराबर होता है लैम्डा एन। चलिए, ये n बराबर n नोड e की पावर माइनस लैम्डा टी सही समीकरण पूछ सकते हैं। और ये पूछ सकते हैं सही नियतांक डीके कांस्टेंट क्या होता है। ये ताप दाब रासायनिक अवस्था में प्रभावित नहीं होता। रेडियोधर्मी से एक यादृच्छिक प्रक्रिया मतलब रैंडम प्रोसेस है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए, हम बीटा डीके के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बीटा पॉजिटिव डीके होगा, उसके बाद बीटा नेगेटिव डीके। तो इसको हम दोनों डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंस के साथ आसानी से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, जब नाभिक से बीटा पॉजिटिव कण मतलब पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होता है तो उसे क्या होता है? बीटा पॉजिटिव से कहते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है? एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है। एक प्रोटॉन है वो क्या होता है? न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है। नाभिक से अगर नेगेटिव बीटा डीके में क्या होता है? नाभिक से बीटा कण मतलब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो बीटा से कहलाता है। बीटा से के एक न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है, यहाँ क्या होता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन में परिवर्तित होता है। मतलब ये विपरीत प्रक्रिया चल रही है। तो यहाँ आपको याद क्या रखना है? ये 2 पॉइंट जो मैंने दे रखे हैं दोनों में, ये चीज़ याद रखनी है, इससे आपका काम चल जाएगा। तो सबसे पहले द्रव्यमान संख्या तो क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है दोनों में। लेकिन बीटा पॉजिटिव में क्या होता है? परमाणु क्रमांक क्या होता है? एक क्या होता है? कम हो जाता है परमाणु क्रमांक। इसमें क्या होता है? बीटा डीके नेगेटिव में क्या होता है? परमाणु क्रमांक जेड का मान 1 से क्या होता है? बढ़ जाता है। तो आपको ये सामान्य समीकरण है, वो सामान्य समीकरण से आप याद रख सकते हैं। जैसे कि ये सामान्य समीकरण है, इसमें क्या होता है? एक्स ए जेड है, ये दे रखा है। तो क्या होता है? ये z-1 हो जाता है और क्या होता है यहाँ पर बी पॉजिटिव एंड ये क्या बन जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर क्या होता है? ओनली z-1 हो जाता है। मतलब z क्या होता है? ये कम हो जाता है किसमें? पॉजिटिव में। और ये z+1 हो जाता है किसमें? बीटा नेगेटिव डीके में। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड में अपन पढ़ते हैं। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि अल्फा डीके में क्या निकलता है? अल्फा पार्टिकल निकलता है। बीटा नेगेटिव डीके में क्या निकलता है? बीटा नेगेटिव में निकलता है इलेक्ट्रॉन निकलता है और एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। और बीटा पॉजिटिव डीके में क्या निकलता है? पॉजिट्रॉन निकलता है, न्यूट्रिनो निकलता है। जब तक आपको बीटा में अगर नाम पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं दे रखा है तो आपको बीटा नेगेटिव डीके मानना है। तो बीटा नेगेटिव डीके में क्या लिखता है? इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। चलिए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं। सबसे पहले ये थ्योरी क्वेश्चन है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं, इसे नाभिक संलयन या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? किसी भारी नाभिक के 2 या अधिक हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया नाभिक विकर्ण कहलाती है। इस प्रक्रिया में भी क्या होती है? अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। दोनों में क्या होती है? ऊर्जा का क्या होता है? मुक्त होती है। चलिए, एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं या जरूरत नहीं है आप याद रखने, या आपको ये पॉइंट मतलब थ्योरी याद रखनी है। सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन मतलब कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने वाली युक्ति को ही क्या कहते हैं? नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं। इसमें यूज क्या होता है? फ्यूल क्या होता है? फ्यूल होता है यूरेनियम 235 और PU 239। मॉडरेट के रूप में क्या क्या यूज होता है इसमें? ये याद रखना, ग्रेफाइट, हेवी वाटर, ये क्या होता है? मॉडरेट के रूप में यूज होता है।
चलिए, मॉडरेटर के रूप में यूज होता है ग्रेफाइट और हेवी वाटर होता है। कंट्रोल रोड के रूप में कौन यूज होता है? कैडमियम और बोरोन यूज होता है। कूलेंट के रूप में क्या यूज होता है? वाटर होता है, CO2 होता है और लिक्विड सोडियम होता है। सील्डिंग प्रिडक्शन के बारे में क्या होता है? कॉन्क्रीट और लीड यूज होता है। कार्य क्या होता है? नियंत्रित विखंडन से उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, उष्मा से भाप बनाई जाती है और भाप टरबाइन घुमाकर क्या होता है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आना हुआ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने का हुआ तो न्यूमेरिकल मतलब नहीं, नाभिक से अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो इसमें से आने की बहुत 90% संभावना है। आपको ये पॉइंट याद रखने बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसमें से क्वेश्चन ये फ्यूल के बारे में पूछ सकते हैं, मॉडरेटर के बारे में पूछ सकते हैं और कूलेंट के बारे में पूछ सकते हैं और कंट्रोल रोड्स के बारे में पूछ सकते हैं। तो आपको ये थ्योरी याद रखनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप MUT एग्जाम का देने जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, ये क्वेश्चन आपको RUSS की एग्जाम में लास्ट ईयर आ रखा है। नाभिक की हाइड्रोजन बॉम्ब किस पर आधारित होता है? तो नाभिक की सलेन न्यूक्लियर फ्यूजन के आधार पर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉम्ब होता है। ड्यूटेरियम 2s+ 1s2 एंड ट्रिटियम 1s3 का उपयोग होता है। हल्के नाभिक मिलकर क्या होते हैं? भारी नाभिक बनाते हैं और ऊर्जा परमाणु बम से भी अधिक निकलती है। एटम बम क्या होता है? नाभिक के विखंडन पर आधारित होता है और यूरेनियम 235 और Pu 239 का उपयोग किया जाता है। भारी नाभिक टूटकर क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और श्रृंखला अभिक्रिया का अनियंत्रित होती है। यहाँ पर चेन रिएक्शन क्या होती है? अनकंट्रोलेड होती है। तो आपको यहाँ क्वेश्चन ये पूछ सकता है हाइड्रोजन बॉम्ब क्या होता है, किस पर आधारित होता है, और एटम बॉम्ब किस पर आधारित होता है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब किस पर आधारित होता है, ये क्वेश्चन आ रखा है। तो आपके आने की संभावना क्या है? नेक्स्ट एग्जाम में आने की संभावना एटम बॉम्ब किस पर आधारित होता है, तो ये याद रखना, नाभिक के विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। चलिए, ये आपको ये भी याद रखना, ऊर्जा परमाणु बम से भी क्या होती है? अधिक होती है। हाइड्रोजन बम की ऊर्जा क्या होती है? एटम बम से क्या होती है? ज़्यादा होती है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर की थ्योरी दोनों की कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं PYQ की ओर, एटम एंड न्यूक्लियस की। चलिए, कैसे क्वेश्चन पूछे गए? चलिए, किसने अवलोकन किया कि परमाणु के भीतर बहुत ही अधिक खाली स्थान होता है? हु ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। चलिए, वीडियो को पॉज करते हुए क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। सबसे पहले इसमें आपका एग्जाम्पल आंसर आएगा रदरफोर्ड। किसने अवलोकन किया कि परमाणु के भीतर बहुत से अधिक क्या होता है? खाली स्थान होता है। ये रदरफोर्ड ने क्या किया? अवलोकन किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रव्यमान संख्या 1 और 67 वाले दो नाभिकों की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियर हैविंग मास नंबर 1 and 64। मैंने आपको बताया था अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की संभावना हुई एटम से तो R बराबर R नोड A की पावर 1/3 से आने की संभावना होगी। तो इनका रेशियो निकालोगे तो इनका रेशियो आएगा R नोड अपन R की 1/67 से 1 की पावर 1/3 हो जाएगा। तो इससे क्या आंसर आएगा? आंसर इज इसका आएगा 1/4 आंसर आएगा। ये आप खुद सोल्व कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला आपको याद करना था, मैंने पहले ही बता दिया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की पहली और दूसरी उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? व्हाट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा, देख लीजिएगा, इस फॉर्मूले से ये होगा En बराबर -13.6/n का स्क्वायर होगा। तो पहली उत्तेजित अवस्था क्या होगी? पहली उत्तेजित अवस्था मतलब n बराबर 1 क्या होता है? वो क्या होता है? ग्राउंड स्टेट में होता है। और n बराबर 1 मतलब n+1 होगी, वो क्या होगी? वो होगी फर्स्ट उत्तेजित अवस्था मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n+2 होगी, वो क्या होगी? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पर क्या होती है? पहली उत्तेजित अवस्था मतलब n बराबर 1 + 1 क्या हो गई? 2 हो गया। दूसरी उत्तेजित होगी, क्या होगी? n बराबर 3 होगा। तो इनका रेशियो आएगा 1/4 1/9। तो 9:4। तो 13.6 तो क्या होगा? रेशियो में दोनों कट जाएंगे। तो 1/n का स्क्वायर मतलब 1/4 और 1/n का स्क्वायर मतलब 1/9। तो ये आंसर आएगा 9/4। आंसर इज 9/4। ये आप मतलब रफ कॉपी में डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। मैं आपको फॉर्मूला बेस्ड ये सारी चीज़ें बताते हुए चलूँगा। चलिए, ये क्वेश्चन है, यदि दिए गए कण का समान वेग से चल रहे हैं तो अधिकतम डी ब्रोगली तरंग किसके लिए होगी? तो लैम्बडा बराबर क्या होता है? लैम्बडा बराबर होता है H/mv या फिर H/p। उसमें v का मान अगर समान है तो H अपॉन क्या होगा? ये देख लीजिए, लैम्बडा बराबर H/mv। समान वेग पर मतलब v का मान सेम है तो लैम्बडा व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/m। तो बीटा कण इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है तो इसलिए इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? अधिक होगी। जिसका मास कम होगा उसकी लैम्बडा का मान क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो मास सबसे कम किसका है? इसमें से प्रोटॉन्स, बीटा, अल्फा सबसे कम बीटा कण का मास कम है तो इसका आंसर आएगा बी आंसर। करेक्ट आंसर इज बी। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं। ये मैंने आपको अभी थ्योरी में बताया था कि ये क्वेश्चन आ रहा है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हाइड्रोजन परमाणु के बोर मंडल किसका प्रमाणीकरण किया जाता है? एंगुलर मोमेंटम का क्या किया जाता है? प्रमाणीकरण किया जाता है। MVR बराबर कहता है NS/2π। तो वो क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है। ये आपको क्वेश्चन बताया गया था सबसे पहले। चलिए, पदार्थ तरंग की तरंग दैर्ध्य स्वतंत्र होती है। मैटर वेव वेवलेंथ इज इंडिपेंडेंट। किस पे स्वतंत्र होती है मतलब किससे फ्री होती है? तो लैम्बडा बराबर क्या होता है? चलिए,
लेमडा बराबर होता है एच अपॉन एम वी। लेमडा बराबर क्या होता है, एच अपॉन एम वी होता है। पदार्थ तरंग की तरंग दैर्ध्य स्वतंत्र होती है। लेमडा किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, तो मास तो नहीं होगा। वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी नहीं होगा। और लेमडा बराबर एच अपॉन एम वी, एम वी को क्या कहते हैं, टी। टी मतलब क्या होता है, मोमेंटम। तो मोमेंटम पर भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है, मतलब किस पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका आंसर आएगा आवेश। पदार्थ तरंग की तरंग दैर्ध्य स्वतंत्र होती है आवेश से, आवेश पे डिपेंड करता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चलिए ये आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेबिलिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस, किसी भी नाभिक की स्टेबिलिटी कौन बताता है, स्टेबिलिटी कौन बताता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विल बी, मतलब प्रति न्यूक्लियन बंधुर ऊर्जा अधिक होगी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विल बी लेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मोर, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होगी, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिक होगी। मतलब इसमें क्या बताया, किसी भी नाभिक की स्थिरता के लिए क्या होता है, स्टेबिलिटी के लिए मैंने बताया था आपको, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मान जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा उतनी ही उस न्यूक्लियस की क्या होगी, स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर आएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विल बी मोर, मतलब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के मान जितना अधिक होगा उतना ही क्या होगा, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे, तो ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशन आउट ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन हमारे ईएम वेव से आ गया है, हम इसको कवर करेंगे ईएम वेव से। लेकिन आपको बता देता हूँ सबसे अधिक विभेदन क्षमता वाली विकिरण कौन सी है, गामा रेज होती है। ये मैं बताऊंगा आपको, ईएम वेव पढ़ाऊंगा उस टाइम उसको ईएम वेव में कवर कर लूँगा सारी ये विभेदन क्षमता वाली विकिरण वगैरह। तो ये क्वेश्चन गलती से आ गया, लेकिन इसका आंसर आएगा गामा रेज। इसकी पेनेट्रेट मतलब अवस्था मतलब पेनेट्रेट रेडिएशन आउट ऑफ द फॉलोइंग, तो सबसे विभेदन क्षमता अधिक किसकी होती है, गामा रेज की होती है। ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा ईएम वेव में, इसमें पढ़ाया जाएगा। ये क्वेश्चन आ जाएगा गड़बड़ी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु का कोणीय संवेग 2s/2π, तो उसकी ऊर्जा होगी। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज 2h/2π, व्हाट विल बी द एनर्जी। तो इसका आंसर आएगा L बराबर ns/2π से हम इसको सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। L बराबर ns/2π, तो 2s/2π, n का मान यहाँ पर क्या दे रखा है, n का मान 2 दे रखा है, तो 2s/2π बराबर क्या, ns/2π, तो n बराबर 2 आ गया। तो E बराबर क्या होता है, -13.6/n का स्क्वायर, तो इसका n का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 का 13.6.4 का भाग दोगे तो आपको यहाँ मिलेगा -3.4 इलेक्ट्रॉन। ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आपको न्यूमेरिकल ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये देखिए ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है आपके इस एग्जाम में। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा कण में क्या होता है, 2 प्रोटॉन ओनली होते हैं, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 4 प्रोटॉन होते हैं। तो इसका आंसर आप स्क्रीन को पॉज करते हुए बताइएगा। तो मैंने आपको बता के दिया था अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है 2He⁴, मतलब यानी कि 2He⁴, मतलब 2 तो क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, 4 क्या होता है उसका द्रव्यमान होता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 4 में से 2 गए, बचे रहे 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन ओनली। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बीटा डिकेज, सामान्य उदाहरण है, मतलब ये एक बीटा डिके दे रखा है, बीटा डिके में क्या निकलता है, कौन से पार्टिकल मुक्त होते हैं। तो बीटा डिके मतलब ये बीटा डिके दिखाया, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं दे रखा है, तो हमको क्या मानना है, ये बीटा नेगेटिव डिके है। क्या है बीटा नेगेटिव डिके, तो बीटा नेगेटिव डिके में मैंने आपको सारणी में बताया था क्या निकलते हैं, उसमें एक निकलता है इलेक्ट्रॉन, एक निकलता है एंटी न्यूट्रॉनो। इलेक्ट्रॉन के साथ क्या निकलता है, एंटी न्यूट्रॉन निकलता है। ये आपको याद करने का मैंने बोला था। तो इसका आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रॉन, और इसका आ जाएगा 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन ओनली। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि 25% रेडियोधर्मी सामग्री 5 वर्षों में विघटित तो हो जाती है, तो 20 वर्षों में मूल सामग्री का कितना भाग अवस्थित होगा। ये RUSS से 2025 का क्वेश्चन PYQ है। अगर आपको 5 वर्षों में, मतलब if 25% ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डिके इन 5 ईयर, व्हाट परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस विल रिमेन आफ्टर 20 ईयर्स। 5 वर्षों में 75% पदार्थ शेष रहता है। अगर 25% क्या हो गया, खर्च हो गया, 5 वर्षों में अगर 25% खर्च हो गया तो कितने 5 वर्षों में कितना शेष बचा, 75% क्या होगा, शेष रहता है। तो 20 वर्ष में 20 ईयर में क्या होता है, 4 × 5 5, तो इसका शेष अंश क्या होगा, शेष अंश इसका क्या होगा 3/4
3 पावर 4 बराबर आंसर आ जाएगा 0.316। इसको परसेंटेज में निकालोगे तो 100 से गुणा कर लीजिएगा तो 31.6% आसपास, मतलब 32% का आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है आइसोटोन्स क्या होते हैं। आइसोटोन्स, विच क्वांटिटी इज द सेम इन आइसोटोन। आइसोटोन में क्या, कौन सी क्वांटिटी है वो क्या होती है, सेम होती है। तो आइसोटोन्स में मैंने बताया था न्यूट्रॉन सेम होते हैं। आइसोबारिक में क्या होता है, द्रव्यमान समान होता है। और आइसोटोनिक में क्या होता है, प्रोटॉन सेम होते हैं। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो आइसोटोन्स में क्या होगा, सम न्यूट्रॉनिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन समान होते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई मतलब 1 mu के समतुल्य ऊर्जा का मान क्या होता है। एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 mu इज, मैंने आपको बताया था 1 mu के बराबर क्या होता है, 931.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका इसका आंसर जाएगा सी, 931.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने कहा था ये आपको याद कर लेना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिला है और ये पूछे जाते हैं जिसकी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन 1 mu के बराबर का मान क्या होता है, 931.1 मेगा इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो वो पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। ये भी एक आरएसएस में क्वेश्चन आ रखा है, 2025 का शायद या 2024 का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको याद रखना है हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम है वो क्या होता है, संलयन पर आधारित होता है, मतलब फ्यूजन रिएक्शन पर आधारित होता है। और अगर हाइड्रोजन बम की जगह एटम बम आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, विखंडन पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम है वो क्या होता है, फ्यूजन पर डिपेंड होता है, फ्यूजन। और एटम बम होता है वो क्या होता है, एटम बम होता है वो क्या होता है, वो फ्यूजन पर, फ्यूजन रिएक्शन होती है। और हाइड्रोजन बम क्या होता है, फ्यूजन पर आधारित होता है। चलिए, इसका आंसर आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, कोई नाभिक है n(x⁴m), तो एक अल्फा कण और 2 बीटा कणों का उत्सर्जन करता है। अल्फा कण में क्या होगा, अल्फा कण में a में से क्या होगा, -4 निकल जाएगा और z माइनस क्या होगा, 2 हो जाएगा। एक अल्फा होगा तो क्या होगा, अल्फा कण, एक अल्फा कण और 2 बीटा कण, मतलब z में a में क्या होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। तो आपको मिलेगा m-4, ये हो सकता है। लेकिन बीटा माइनस कण होगा, वहां पर क्या होगा, n प्लस क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा, सॉरी, एक अल्फा कण है, 2 बीटा कणों का उत्सर्जन करता है। एक अल्फा कण मतलब ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, m माइनस क्या होगा, 4 होगा और z माइनस 2 होता है। और माइनस बीटा कणों का उत्सर्जन करता है, बीटा माइनस कणों का उत्सर्जन करता है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। चलिए, 33 क्वेश्चन है, न्यूक्लियर डिके गिवन बिलो, नीचे दिए गए नाभिक सह में क्रमशः क्या होता है। तो ये दे रखा है Z+1 हुआ है, Z से Z+1 हुआ है, मतलब क्या हो सकता है, पॉजिटिव, मतलब जुड़ा है, मतलब नेगेटिव, तो बीटा नेगेटिव डिके हुआ है, तो इसमें ये गामा नहीं होगा। बीटा हुआ है, सबसे पहले क्या होगा, ये अल्फा नहीं होगा, पहले क्या हुआ, बीटा डिके हुआ है। और उसके बाद क्या हुआ, Z-1 और बीटा क्या होगा, A-4 हुआ है। A-4 हुआ है, मतलब यहाँ पर क्या आया है, अल्फा डिके आया है। और लास्ट में क्या होगा, Z-1 A-4, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। तो गामा डीके में क्या होता है, किसी भी प्रकार का जेड और ए में चेंज नहीं होता है। लेकिन अल्फा डीके में क्या होता है, जेड में से तो क्या होगा, सॉरी, अल्फा डीके में क्या होता है, ए में से 4 घटेगा, जेड में से क्या होगा, 2 से कम होगा, Z-2 से कम होगा और ए क्या होगा, 4 से कम होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थ्योरेटिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रृंखला पराबैंगनी क्षेत्र में आती है। अल्ट्रावायलेट में किस कौन सी आती है। तो सबसे पहले बामर सीरीज किस में आती है। बामर सीरीज में क्या होता है, विजिबल रेखा होती है, बामर में विजिबल होती है। ब्रैकेट में क्या होती है, इसमें अल्ट्रावायलेट होती है, पार्सन में भी अल्ट्रावायलेट होती है। लेकिन आंसर इज लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में क्या होती है, पराबैंगनी, मतलब यूवी रेज आती है, यूवी रेज का एरिया आता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रोल रोड यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर कैन बी मेड अप ऑफ। कंट्रोल रोड किससे बनी होती है, ये मैंने थ्योरी में बताया था। अगर नाभिक से, मतलब न्यूक्लियस से अगर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आना है तो रिएक्टर या फिर हाइड्रोजन बम या एटम बम से आएगा। तो इसमें आपको आंसर आएगा कैडमियम की बनी होती है। क्या बनती है, कैडमियम से बनी होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, यदि R ऋणात्मक नियतांक हो तो हाइड्रोजन के लिए लाइमन में श्रेणी प्रथम रेखा की तरंग संख्या क्या होगी।
या फिर इफ आर इज द रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन द वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट लाइन इन द लाइमन सीरीज। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह होता है कि फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, v बराबर आर 1/n1² माइनस 1/n2 का स्क्वायर। डायमंड सीरीज में n1 बराबर क्या होता है, 1 होता है। फर्स्ट लाइन कब होगी, मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी, तो n2 बराबर क्या होगा, 2 होगा। तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर बराबर r 1/1/4 बराबर आंसर आ जाएगा 3r/4 इज आंसर, करेक्ट आंसर। इस फॉर्मूला से होता है। किस तरह होता है, इस सॉल्यूशन को आसानी से देख लीजिएगा। तो ये फॉर्मूला लगेगा, लेमडा बराबर होता है आर बराबर 1/n1² माइनस 1/n2 का। n1 का मान आपको दे रखा है, n1 का मान 1 रखेगा, फर्स्ट लाइन दे रखा है, तो मतलब n2 बराबर 2 दे रखी है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। x का मान 290, y 168, 180 दे रखा है। उत्सर्जित अल्फा तथा बीटा कणों की संख्या क्रमशः कितनी होगी। तो ये आपके लिए होमवर्क दे रखा है। इसको आसानी से आप सॉल्यूशन दे रखा है, इसको कीजिए और आपने मैंने जो भी वो समीकरण बताई है उसके हिसाब से कीजिएगा, आपका आंसर आना चाहिए। उसके बाद आंसर कमेंट में करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एटम एंड न्यूक्लिक चैप्टर को कंप्लीट कर दिया गया है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में एक बड़ी अच्छे चैप्टर के साथ ही, एनर्जेटिक मूड में। बहुत ही शानदार। आपको अगर इस चैप्टर को आपने आसानी से पढ़ा है, थ्योरी भी कवर की और न्यूमेरिकल भी दिए गए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू।